आपके दूसरे भाग सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप, जो कि आपके अध्याय लोकतंत्र में सत्ता की राजनीति का दूसरा पड़ाव है, उसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि जातिगत असमानताएं क्या हैं। तो जाति जो थी, इसका जो ओरिजिन है, जो इसका स्टार्ट है, वो ऐसे हुआ कि यह पेशे से हुआ। पेशे यानी जॉब, आपका प्रोफेशन। तो पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था को ही जाति कहते हैं। यानी शुरुआत में यह व्यवस्था जो थी वो स्थायी हो गई थी। कैसी व्यवस्था? पेशे पर आधारित व्यवस्था की जो ब्राह्मण है वो पाठ पूजा का काम करेंगे, क्षत्रिय जो है वो सत्ता का काम करेंगे, राजनीति संभालेंगे, वैश्य जो है वो बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, एवं शूद्र जो है वो अनस्किल्ड काम करेंगे। यानी जिस काम को ऐसा माना जाता था कि जिसके लिए कोई विशेष स्किल या किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। तो यह धीरे धीरे जाति बन गई। तो जाति जो है वो एक जाति को दूसरी जाति से पेशे के आधार पर अलग कर देती है, भिन्न कर देती है, जिसकी वजह से समाज में विभाजन हो जाता है। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये देखिए कि इस प्रकार के वंशानुगत पेशे पर आधारित समुदाय, जिसे हम जाति कहते हैं, वंशानुगत यानी एक परिवार के बाद उस परिवार के सदस्य सेम प्रोफेशन करते गए। जैसे कि कोई किसी की, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है या कोई दुकानदार है जिसकी आटा चावल परचून की दुकान है, तो वो 10, 15, 20, 25, 50 सालों से वही काम कर रहे हैं, तो वो उस वैश्य जाति को बिलोंग करने लग गए। और इसी पर जो आधारित समुदाय बने उनको हम जाति कहते हैं। इनके स्वीकृति रीति रिवाज जो है वो अलग हो जाते हैं, रिचुअल्स जो हैं वो बाकी समुदाय से एक जाति के अलग हो जाते हैं, परंतु बहुत सारी उपजातियां भी होती हैं। अब इन समुदायों के बीच में आपस में शादी भी नहीं होती। यानी आपने देखा होगा इंटरकास्ट मैरिजेस को कितना ज्यादा बुरा माना जाता है भारत में आज भी, जबकि इसके अगेंस्ट हमारे पास कानून है, हर किसी को किसी से भी शादी करने की स्वतंत्रता है संविधान के अनुसार, परंतु फिर भी इसको एक टैबू माना जाता है इंटरकास्ट मैरिजेस को, जिसकी वजह से जाति जो है वो बरकरार रहती है। क्योंकि अगर इंटरकास्ट मैरिजेस हो जाएंगी तो जाति जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मिक्स हो जाएंगी सारी जाति, तो फिर ऐसे कोई बात नहीं रहेगा कि यह परिवार इस जाति से एसोसिएटेड है। अब वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था उसे कहते हैं जब एक ही कई सारी जातियां जो हैं वो एक वर्ण में आ जाती हैं। तो जातियों के भी जो है वो काफी प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने समझा था। मान लीजिए जो वैश्य जाति है वो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। अब इसके अंदर दुकानदार, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे लोग आ जाएंगे। तो फिर जातियों के अंदर भी जो है वो कई उपजातियां होती हैं, जिनसे जो है वर्ण बन जाता है। देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जो सबसे निचले कर्म में शूद्र होते हैं, जो उनसे भी नीचे माने जाते हैं, दलित, जिनको अनटचेबल्स, अत्यंत कहा जाता था, वो समुदाय हो गया जो कि पिछली शताब्दी में जो है वो हीन कामों के साथ उस जो समुदाय है उसको एसोसिएट किया जाता था और उसको समाज से अलग कर दिया जाता था, जो कि छुआछूत में विश्वास रखते थे ना ये स्वर्ण जाति के लोग। इसीलिए जो है पिछले कई दशकों में इनके खिलाफ इनमें खुद जागृति पैदा हुई और कई ज्यादा दलित आंदोलन हुए, और महान नेता जैसे ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, इनके प्रयासों के साथ जो है इन जातियों का उद्धार होने लगा। आप जानते ही होंगे कि बी आर अम्बेडकर ने कास्ट पर कितना रिच काम किया है हिंदुस्तान में। तो इसके बीच इनके प्रयासों के फलस्वरूप जो है काफी कॉन्शियसनेस बढ़ी और कास्ट जो है वो थोड़ी ही लेकिन कम कठोर हुई और ज्यादा इगैलिटेरियन बनी।
परंतु ये बदलाव हुआ तो है, लेकिन आज भी थोड़ा कम ही है। आप देखेंगे कि अर्बन सिटीज में कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी हमें केसेस सुनाई देते हैं कि डॉक्टर्स के बीच में भी दलितों और प्रोफेसर्स, कॉलेज आईआईटी के प्रोफेसर्स के बीच भी जो है इनके साथ भेदभाव किया जाता है। जो दलित समाज से लोग ऊपर बढ़कर इतने महान कार्यों पर कार्यरत हैं, इतने महान पोजीशंस पर कार्यरत हैं। इसी संदर्भ में जो है वो हम जातीय सामाजिक संरचना के संदर्भ में यह बात समझनी, यह 2-3 बातें समझनी बहुत जरूरी है कि अभी भी जो एवरेज इनकम है, इनकम यानी आपकी आय या औसत आर्थिक हैसियत के अगर हम आधार देखें तो ऊंची जातियां ही जो हैं वो फाइनेंशियली सबसे अच्छी हैं, और दलित एवं आदिवासियों का जो स्तर है फाइनेंशियल तौर पर वो बहुत बदतर है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती समाज में, अच्छे से पढ़ाई नहीं दी जाती, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं, रिसोर्सेस संसाधन नहीं दिए जाते हैं जातियों को, जिसकी वजह से ये काफी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। जब ऊपर बढ़ भी जाते हैं तो इनके साथ भेदभाव किया जाता है, आरक्षण का हवाला दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय हरकत है जो हमारे भारतीय समाज में होती है। परंतु देखा जाए तो हर जाति में ही अमीर गरीब होते रहते हैं, परंतु निचली जातियां जैसे दलित आदिवासी हैं, इनमें सब बहुत संख्या गरीबी रेखा के नीचे है। और ये सारे जो, जैसे आप देखें कि जो ग्रामीण में दलित रहते हैं वो सिर्फ 327 रुपए प्रतिमाह यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के नीचे आते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये जो सामाजिक तौर पर उपस्थित है जाति और ये सामाजिक विभाजन करती है, इसका राजनीति पर क्या प्रभाव है और राजनीति में जाति कैसा स्वरूप लेती है। तो आप देखिए कि निर्वाचन के वक्त जो पार्टी है वो यह देखती है कि क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या है, क्योंकि इसे हम कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स इन पार्टीज की। तो ये देखती हैं कि जो सबसे ज्यादा मतदाता यहाँ पर कौन है, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन रहते हैं या दलित रहते हैं या उच्च जाति के लोग रहते हैं, तो ये उस हिसाब से अपना कैंडिडेट तय करती हैं। जैसे मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 40 दलित बस्तियां आती हैं, तो वोट के लिए यह किसी दलित कैंडिडेट को ही चूज करेंगे, अभ्यर्थी को, ताकि चुनाव जीतने के लिए इनको जरूरी वोट मिल जाए। और फिर सरकार जब गठित होती है तब भी जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। इसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं, जो कि कास्ट बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स में तब्दील हो जाती हैं। तो ये सब बहुत गलत बात है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो जीत हासिल करने के लिए ना जातिगत भावनाओं को भड़काती हैं, और ये हम अगले तत्व में भी समझेंगे जो कि धर्म का तत्व है, कि उस समय भी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है ताकि किसी एक पार्टी जो उस धर्म या उस जाति की बात कर रही है उसको वोट मिल सके। तो जब कोई पार्टी किसी एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ भड़काएगी तो फिर उनको ज्यादा वोट मिलेंगे, और यही गलत बात है। परंतु अब आप कह सकते हैं कि जो दलित हैं, अगर राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि उनका उत्पीड़न हो रहा है तो ये सही बात है, परंतु किसी दूसरी जाति के तरफ भड़काना एवं हेट पैदा करना यह गलत बात है। क्योंकि जब कुछ राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं स्वर्ण जातियों के बारे में और कहती हैं कि कैसे उनकी जो काम है उसमें आरक्षण की वजह से दलित उनसे छीन रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। क्योंकि लोकतंत्र है और हर किसी को हर कार्य के करने का समान अधिकार है, तो ऐसा नहीं कहा जाता। परंतु निर्वाचन के दौरान ये सारी बातें बहुत आम तौर पर भारत में देखने को मिलती हैं। तो दलित और निजी जातियों का महत्व जो है वो इलेक्शन कैंपेनिंग यानी निर्वाचन के दौरान बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको क्या चाहिए, वोट। इसलिए ये राजनीतिक चेतना और उपराष्ट्रीय चेतना और जातीय चेतना उजागर करने का अथक प्रयास करते हैं। परंतु हमें यह समझना भी जरूरी होगा कि इससे अलग भी कई अधिक फैक्टर्स हैं, अधिक तत्व हैं जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो हमारा आयोग है इलेक्शन कमीशन, वो
इस बात को समझता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जा सकती है, इसलिए हर निर्वाचन क्षेत्र यानी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का गठन ऐसे किया जाता है कि जिसमें सिर्फ एक ही जाति के मतदाता ना हो, क्योंकि फिर वहां तो उनका डोमिनेशन हो जाएगा, प्रभाव बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऐसा निर्वाचन क्षेत्र आधारित किया जाता है सर्वेस के बेस पर, प्रिलिमिनरी डेटा के बेस पर, जिसमें हर या कोई और दूसरी जाति के लोग भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ताकि किसी एक जाति का डोमिनेशन ना हो जाए उस निर्वाचन क्षेत्र से। तो फिर यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि कोई एक पार्टी किसी एक जातीय समूह का लेके ही सत्ता में आ जाती है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां होती है ना, अगर हम कहते हैं कि इस पार्टी में इस जाति का वोट बैंक ज्यादा है, ये हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप किसी एक जाति के आधार पर तो अपनी पार्टी नहीं बना सकते ना, क्योंकि राष्ट्र में कोई एक जाति तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है नहीं। तो यह जो पॉइंट्स हैं, यह तथ्य भी आपको ध्यान में रखने हैं। सिर्फ ये ध्यान में नहीं रखना कि कैसे राजनीतिक पार्टियां जाति का प्रयोग कर वोटों की होड़ हासिल करने में लगी रहती हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि सभी पार्टियां जो है वो उसी जाति विशेष के लोगों का कैंडिडेट चूज करती हैं जिस जाति विशेष का उस स्थान पर लोग ज्यादा हैं, यानी उस स्थान के मतदाता ज्यादा हैं। यह एक और गलत बात है, क्योंकि जो कैंडिडेट है यानी जो अभ्यर्थी है वो सक्षम होना चाहिए, और उसका जाति, धर्म, लिंग से कोई वो मेल जोल नहीं होना चाहिए। हमें क्षमताओं के आधार पर वोट देने चाहिए, ना कि जाति धर्म के आधार पर। तो अगर जातीय भावना स्थायी और टूट हो जाती है तो जातीय गोलबंद पर सत्ता में आने वाली पार्टी की कभी हार नहीं होती, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को। गोलबंद यानी कास्ट मोबिलाइजेशन हो जाता है कि अगर एक बार कोई पार्टी सफल हो गई है बात एस्टैब्लिश करने में कि किसी एक जाति को अपने साथ एसोसिएट कर लिया, तो फिर ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं जाति धर्म का इस्तेमाल कर सत्ता में आने की भरपूर कोशिश जो है वो करती रहती हैं। इसीलिए भारतीय नागरिकों को अपनी सांप्रदायिकता और जाति से ऊपर उठकर वोट डालना चाहिए। तो जब गठबंधन होता है, अपने आप पाठ 10 में अध्याय 10 में पढ़ेंगे कि राजनीतिक गठबंधन कब किया जाता है। जब कई राजनीतिक पार्टियां आपस में जुड़कर गठबंधन करती हैं, तब भी ध्यान रखा जाता है कि एक समान राजनीतिक पार्टियां जिसमें जाति का जो दल है वो एक समान है, उन्हीं का गठबंधन हो, क्योंकि अभी भी हमारे सामाजिक विषमता है ना, कि जो उच्च जातियां हैं वो पिछड़ी जातियों के साथ मेल जोल नहीं करना चाहती। तो आज जो है वो संपूर्ण भारत की राजनीति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तथा वंचित समुदायों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि साझेदारी की बात कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो जातियां हैं इनका विकास जो है वो धीरे धीरे ही सही सकारात्मक तौर पर बढ़ता जा रहा है, परंतु वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इनका और पार्टिसिपेशन सभी जातियों का होना अभी भी भारतीय राजनीति में काफी जरूरी है। तो हमने जाति में पढ़ा कि कैसे सामाजिक विभाजन जो है वो जाति के आधार पर होता है। अभी भी इंटरकास्ट मैरिजेस जो हैं वो टैबू हैं। अगर हम आजादी को देखें और आज के दशक को कंपेयर करें तो दलितों और पिछड़ी जातियों का जो स्तर है वो राजनीति में, एजुकेशन, हर सेक्टर में जो है काफी बढ़ चुका है, लेकिन अभी और ज्यादा करने की आवश्यकता है। हमने ये भी देखा कि जाति राजनीति पर कैसा प्रभाव डालती है, कि राजनीतिक विभाजन हो जाता है जाति आधार पर, उसी के आधार पर कैंडिडेट को चूज किया जाता है, गठबंधन किए जाते हैं। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र जो है वो किसी एक जाति को फेवर करके नहीं बनाए जाते, एवं अखिल भारत के लेवल तक जो है वो किसी एक जाति के आधार पर नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन फिर भी जाति जो है वो भारतीय राजनीति को एक बहुत ही बड़े स्तर पर जो है अफेक्ट कर रही है आज के तौर पर।
अब हम बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की। पहले हमने बात करी जाति की, अब हम बात करते हैं धर्म की। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि अगर धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाए तो राजनीति जो है वो मैली हो जाएगी। इनका यह मतलब नहीं था कि किसी एक धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई को जो है वो राजनीति में प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, ऐसा मतलब नहीं था। वो ये कहना चाहते थे कि जो धर्म के मूल एवं नैतिक वो होते हैं ना मूल्य, उनके बेसिस पर जो है वो राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि धर्म हमें सिखाता है कि सब लोग एक समान हैं। धर्म हमें सिखाता है कि गलत काम नहीं करने, तो परंतु राजनीति में तो कितना भ्रष्टाचार, करप्शन, झूठ, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर धार्मिक तौर पर धर्म को चलाया जाए तो हो सकता है ऐसा ना हो। पर धर्म जो है वो आज एक अलग ही मोड़ ले चुका है भारत की राजनीति में। तो एक यूएन ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ने ये बताया था कि सबसे बड़ा धर्म का जो शिकार है धर्म की राजनीति का, वो है अल्पसंख्यक समुदाय। क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय क्या हो गए, जैसे भारत में सिख अल्पसंख्यक हैं, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक हैं, कई लेवल तक मुस्लिम अल्पसंख्यक धर्म में आते हैं, जैन, ये सब अल्पसंख्यक धर्म है। इसलिए इनकी रक्षा के लिए, क्योंकि दंगे फसादों में अल्पसंख्यक धर्मों को टारगेट किया जाता है, इसलिए इनके ऊपर इनके संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला आंदोलनों ने भी हमें बात बताई कि कैसे जो फैमिली लॉज हैं जो धर्म के आधार पर निर्धारित हैं, वो पितृसत्ता को आगे करते हैं, वो महिलाओं की शोषण एवं अत्याचार को बढ़ाते हैं। कुछ धर्म जैसे कि आप देखिए इस्लाम में ट्रिपल तलाक आपने सुना होगा। कितना बड़ा महिलाओं के खिलाफ ये धार्मिक लॉ कानून था। हिंदू धर्म में अगर आप देखें तो दहेज जो है वो काफी उत्पीड़ा का कारण है महिलाओं के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं धर्म से एसोसिएटेड महिलाओं को नुकसान पहुंचाती आई हैं। तो वास्तव में बात ये की गई थी कि धर्म के अच्छे विचार, आदर्श, मूल्यों को लेकर राजनीति में लाया जाए, क्योंकि इनकी भूमिका अहम होती है। हर व्यक्ति को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतें, हितों तथा न्याय संगत मांगों को राजनीति में जोर शोर से उठाने का अधिकार होना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं या जो दूसरे धर्म है उनको हीन भावना से देखा जाए और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत एक सेक्युलर कंट्री। ये बात हमारे अभी पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि धर्म के आधार पर, हमने पढ़ा था आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो नहीं किया जाना चाहिए किसी भी भारत के नागरिक के साथ। तो सांप्रदायिकता क्या है, यानी कम्युनलिज्म क्या है? तो राजनीति में धर्म एक समस्या तब बन जाता है जब किसी एक धर्म को राष्ट्र का यानी नेशन का आधार मान लिया जाता है, फिर फंडामेंटलिज्म हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल अफगानिस्तान में जो है शरिया इस्लाम के आधार को वो राष्ट्र आधार बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इतना वायलेंस, दंगा फसाद हो रहा है, जिसके विरुद्ध पूरी दुनिया जिसके विरुद्ध है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष की विशिष्टता के लिए दी जाती है, धर्म प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जैसे कि कोई अगर ये कहे कि हिंदू धर्म ही, सरकार ये कहे कि हिंदू धर्म इस्लाम से अच्छा है, या सिख धर्म हिंदू धर्म से अच्छा है, तो ऐसा जो है नहीं हो सकता, बहुत गलत बात है। और अगर ऐसा हो तो यह राजनीति में काफी बड़ी समस्या है और इवन लोकतंत्र के लिए काफी बड़ी समस्या है। जब राजनीति किसी एक धर्म विशेष को साथ पक्षपात करने लग जाए, किसी एक धर्म का सपोर्ट करने लग जाए, तब बहुत बड़ी दिक्कत लोकतंत्र के लिए पैदा हो जाती है। जैसे कि हुआ था राम जन्मभूमि मूवमेंट, जो कि
1991 में हुआ था, 90 के दशक में। और जो एक पार्टी थी बीजेपी, वो धर्म के आधार पर जो है अपना निर्वाचन इलेक्शन कैंपेनिंग करनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से 1992 में भारत में काफी दंगे फसाद हुए और फिर मुंबई में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बॉम्बिंग की गई। तो ये जब सामुदायिक पक्षपात होता है, सांप्रदायिकता बढ़ती है, तो हिंसात्मक तनाव यानी दंगे, राइट्स शुरू हो जाते हैं। और राजनीति में इसको कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो सांप्रदायिकता क्या हुई? जब हम ये कहना शुरू कर दें कि किसी एक धर्म ही समुदाय का निर्माण करता है, तो सांप्रदायिक राजनीति जन्म ले लेती है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, जब यह बात हो जाए कि किसी एक समुदाय का आधार ही धर्म है, फिर वही बात हो गई ना, राष्ट्रीय चेतना से बड़ी हो गई उपराष्ट्रीय चेतना, और यह उपराष्ट्रीय चेतना है धर्म की। तो राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप क्या हो गए? जैसे धार्मिक पूर्वक है, मतलब परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यता है, जो स्टीरियोटाइप बना लेते हैं ना दिमाग में कि देखिए हिंदू धर्म तो कितना अच्छा है, या देखिए क्रिश्चियन धर्म कितना अच्छा है, और दूसरे धर्म बेकार हैं, ये गंदे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता, यही लोगों के धर्म में ऐसा होता है, ये गंदे हैं, ये ऐसा, हम इनसे सुपीरियर हैं, ये हमारी धरती है। यह सारी बातें जो हैं वो लोकतंत्र को मैला करती हैं, एवं राजनीति को भी जो है वो असल मुद्दों से हटाकर संकीर्ण मुद्दे जैसे कि धर्म, जाति, इन सब पर आधारित करती है, जिसकी वजह से जो लोकतंत्र है वो अपनी एसेंस खो देता है। तो जो सांप्रदायिकता है ना, वो मेजॉरिटेरियनिज्म का रूप ले लेती है कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर किसी एक बहुसंख्यक हैं, किसी एक धर्म को बिलोंग करते हैं, तो दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर होने ही नहीं चाहिए। जैसे कि श्रीलंका ने किया था 1956 में, उन्होंने बोला था कि जो सिंहाली हैं वही होने चाहिए, यहाँ पर तमिल नहीं होने चाहिए, इनका कल्चर, इनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से अलग है, इसलिए हम सिंहालियों को प्राथमिकता देंगे सरकार में, नौकरियों में, राजनीति में, जिसकी वजह से वहां पर श्रीलंका को इतनी ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ा। और सांप्रदायिकता के आधार पर जो है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो जाता है, रिलीजियस लाइंस पर सेक्रेट सिंबल बना लिया जाता है, जैसे कि 1990 के दशक में हुआ था। राम मंदिर को सेक्रेट सिंबल बना लिया गया था, जिसके आधार पर उस समय के इलेक्शन लड़े गए थे। तो जो ऐसी चीजें हैं वो लोकतंत्र को असल मुद्दे से हटाकर कम्युनलिज्म की ओर ले जाती हैं, और जिससे दंगे फसाद और धर्म पर आधारित सांप्रदायिक भावनाओं भड़कने का खतरा रहता है। तो किसी खास धर्म के अनुयायियों से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील की जाती है या करवाई जाती है, जो कि गलत है। अंत में सांप्रदायिकता का भयावह रूप हम तब देखते हैं जब हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। जैसे कि भारत पाकिस्तान के पार्टीशन 1947 में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे फसाद और कितना ज्यादा जेनोसाइड यानी नरसंहार हमें देखने को मिला। परंतु भारत का संविधान है, भारत का संविधान ये बात करता है कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, मतलब हम सभी धर्मों का एक जैसा सम्मान करते हैं, और भारत का कोई एक धर्म नहीं है। भारत जो है वो किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन नहीं मानता है। कोई ये नहीं कह सकता कि भारत एज अ देश इस धर्म को मानता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कहता है कि हम सेक्युलर हैं, यानी हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु जो थियोक्रेटिक देश हैं
जो सेक्युलर नहीं है, जैसे श्रीलंका बौद्ध धर्म को मानता है, नेपाल हिंदू धर्म को अब स्टेट रिलीजन मानता है, पाकिस्तान इस्लाम को मानता है। तो ये सारी कंट्रीज जो है ये सेक्युलर कंट्रीज नहीं है, मतलब सब धर्मों का सम्मान नहीं करती है, परंतु भारत जो है वो सब धर्मों का सम्मान करता है। इसलिए यहाँ पर धर्म के आधार पर विभाजन करना या राजनीति में धर्म को लेकर आना और इसके आधार पर भावनाओं को भड़काना काफी निंदनीय है। और हमारा संविधान जो हमने पढ़ा, अनुच्छेद 19 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत सबको यह स्वतंत्रता देता है कि कोई अपनी विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, अंगीकार कर सकता है, और ऐसा करने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। और अगर जो सरकार है वो धर्म के मामलों में तभी इंटरफेयर करती है जब कोई गलत काम उस धर्म में हो रहा हो, जैसे कि कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को जो है वो खारिज कर दिया है। 3 बार तलाक बोलने पर डाइवोर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि ये औरतों को शोषण के उसमें माना जाता है। और जैसे कि हिंदू धर्म में छुआछूत था, दलितों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन था, तो इसको भी संविधान ने मना कर दिया। तो हमें समझना काफी जरूरी है कि जो धर्मनिरपेक्षता है वह केवल विचारधारा नहीं है, वह हमारे संविधान की बुनियाद है। तो ये जो सांप्रदायिकता है ना, कम्युनलिज्म, और यह सोचना कि हमारा धर्म किसी से हम सबको अपना धर्म प्यारा है और होना भी चाहिए, परंतु राष्ट्रीय चेतना से ज्यादा जरूरी नहीं होना चाहिए। और राजनीति में हमें कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव करते हैं काफी निंदनीय, और सिर्फ निंदनीय ही नहीं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी काफी बड़ी चुनौती है। अब हम आ जाते हैं तीसरे मुद्दे पर। अभी तक हम पढ़ चुके हैं जाति एवं धर्म। अब हम बात करेंगे लैंगिक मसलों की, यानी जेंडर या सेक्स के आधार पर भेदभाव। तो ये किसके बीच में होगा? महिलाओं और आदमियों के बीच में। तो ये जो विभाजन है ये हमें राजनीतिक या सार्वजनिक तौर पर भी नहीं, निजी क्षेत्र पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने को मिलता है। आप खुद बताइए कि आप लोगों के घर में जो आप लोगों के पापा लोग हैं, यानी आपके पिताजी, आपके भाई, आपके दादाजी, कितने ऐसे लोग हैं जो घर में हर समय खाना बनाने का, सफाई करने का, आपकी देखभाल करने का जिम्मा उठाते हैं? बहुत ही कम ऐसे होंगे। ऐसा होता है कि वह काफी टाइम हेल्प करवा दें हमारी मम्मी की या हमारी बहनों की, परंतु एक स्टीरियोटाइप, एक बहुत ही भद्दा विचारधारा जो है वो हमारे पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें बनी हुई है कि गृहस्थी चलाने की मुख्य जिम्मेदारी जो है वो लड़कियों की है। इसलिए उनका पालन पोषण भी ऐसे ही किया जाता है कि बड़े होकर कि लड़की पराया धन है, इसको दूसरे घर में जाना है, काम काज करने हैं, खाना पकाना है, बच्चे संभालने, घर संभालना है, कपड़े धोने, और यह सब काम जो कि अनपेड लेबर के तौर पर देखा जाता है, जिसके लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, ऐसे काम जो है वो ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं, जो कि पितृसत्तात्मक समाज की सबसे 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 बुरा तथ्य है। तो इसका आधार कोई जैविक नहीं है, क्योंकि जो सारे काम औरतें करती हैं, लेडीज करती हैं, ये आदमी भी भली भांति कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर खाना बनाने के पैसे मिलते हैं वहां पर सबसे ज्यादा आदमी होते हैं। जिस भी काम के लिए पैसे मिलेंगे वहां पर सबसे ज्यादा आदमी होंगे। आप टेलर देख लीजिए, इतने बड़े बड़े टेलर, आप फैशन डिजाइनर्स को ही देख लीजिए, जैसे सब्यसाची हैं, और इतने बड़े बड़े फैशन इंडस्ट्री के डिजाइनर्स हैं। जिस भी काम के लिए जब पैसा मिलेगा तो वहां पर पुरुष प्रधान होगा, परंतु जो गृहस्थी का काम होगा, जो बच्चे संभालने का काम होगा, ऐसे घर के काम होंगे, वहां पर औरतें प्रधान होंगी। ऐसा करने में पुरुष वर्ग ने ही महिलाओं की ये तयशुदा लिमिट्स बनाई हैं जो समाज में भूमिका निभाती हैं, परंतु
देख लीजिए, आप कॉर्पोरेट में ही देख लीजिए महिलाओं की कितनी कम संख्या है। आप इस बात को हम इस बात को नहीं नकार रहे हैं कि आज महिलाएँ जो हैं वो हर सेक्टर में अपना नाम नहीं कर रही हैं, परंतु अगर आप रेशियो या परसेंटेज देखें तो पुरुषों के मुकाबले ये परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है लड़कियों के साथ पढ़ाई के लेवल पर, खाना-पीने के लेवल पर, स्वतंत्रता के तौर पर हर जगह काफ़ी ही भेदभाव जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखें, कृषि उसमें देखें प्रधान समाज में, तो अगर हम बोलें किसान, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कि किसान कितनी मेहनत करता है। आपके दिमाग में कभी एक महिला की तस्वीर आएगी? नहीं। किसान यानी पुरुष। सबसे ज़्यादा पुरुष काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परंतु यदि आप स्टडीज़ को देखें तो आपको पता चलेगा कि कृषि क्षेत्र में महिलाएँ कुछ 40% भागीदारी हैं, जिनके लिए इनको पैसा नहीं दिया जाता, दिया भी जाता है तो बहुत कम, ना के बराबर। आज की तारीख में कुल अ पुरुष कामगारों में 53% पुरुष हैं और महिला कामगारों में 75% महिलाएं जो हैं वो कृषि के क्षेत्र में काम कर रही हैं। हालांकि ग्रामीण में तो 85% महिलाएं कृषि से जुड़े विभिन्न काम करती हैं, जिनके लिए उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। क्या कोई भी लॉ, कोई भी पिक्चर जो आपकी किताब में बनाई जाती है, कोई भी बात की जाती है, इसमें महिलाओं का नाम लिया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 25% तक अपनी भागीदारी दे रही हैं। इसे ही हम कहते हैं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जो कि सामाजिक लेवल पर हो रहा है। समाज में वो इतने बड़े-बड़े पदों पर पहुँच गई हैं, परंतु अभी भी समाज में उनके प्रति नज़रिए में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। आप देखिए, महिलाओं के खिलाफ कितने शोषण की खबरें रोज़ आती रहती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा है ही कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, तो पुरुष ही प्रधान होंगे। इसी कड़ी के चलते महिला आंदोलनों की शुरुआत हुई। जैसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, फिर यूएसए में सफ्रेगेट मूवमेंट चलाया गया। 1950 और 1960 के दशक में फिर महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले। ऐसे-ऐसे करते काफ़ी संघर्षों के बाद महिलाएँ इस स्तर तक पहुँची हैं कि वह आज अपनी साझेदारी की सकुशल माँग कर सकें। आप देखिए, खुद सार्वजनिक क्षेत्र, राजनीतिक, कॉर्पोरेट कार्यालय सभी जगह तो पुरुष कब्ज़े में हैं। कितनी आप महिलाओं के नाम मेरे को गिनवा सकते हैं, परंतु सिर्फ़ गिनी-चुनी महिलाओं के। अगर आप संसद में भी देखें तो महिला नेताओं और कैबिनेट में महिलाओं की संख्या कितनी कम है। महिलाओं की संख्या आज हमारी भारतीय कैबिनेट में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा संख्या है सिर्फ़ 11 महिलाएँ हमारी कैबिनेट में और बाकी सब पुरुष। तो इसी के चलते महिलाओं को काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। धीरे-धीरे राजनीति में मुद्दे उठे और महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में अवसर प्राप्त होने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोटिंग अधिकार प्राप्त हुआ था, फिर यूएसए में प्राप्त हुआ। ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है सोच में तब्दीली आने लगी। अ नेशनलिस्ट मूवमेंट के चलते कई महिलाओं को जो है वो उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले महिलाओं के लिए, महिलाओं को पढ़ाया गया और आज महिलाएँ वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगी, परंतु पुरुषों की संख्या जितनी देखने को नहीं मिलेंगी। तो भारत में तस्वीर अभी भी उतनी संतोषजनक नहीं है, हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है और औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं, जिसके साथ आप परिचित हैं, जैसे कि वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली से शुरू होकर हर एक स्तर पर महिला को जो है वो भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। और अगर हम चैलेंजेस देखें तो महिलाओं की साक्षरता यानी लिटरेसी लेवल यानी पढ़ने-लिखने की क्षमता आज भी 54% है, जबकि पुरुषों की 76% ऐसा इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि पुरुषों को या लड़कों को पढ़ाना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही बड़े होकर काम करेंगे और घर चलाएँगे।
तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या इतनी कम है। मानसिकता अभी भी यही है कि बेटों पर खर्च ज़्यादा करना चाहिए इनकी पढ़ाई पर, क्योंकि आगे जाकर यही जो है वो परिवार का पालन-पोषण करेंगे। तो शिक्षा में लड़कियों के इसी पिछड़ेपन के कारण अभी ऊँची तनख्वाह वाले और ऊँचे पदों पर पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। एक तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। दूसरा वो पे वेज डिस्क्रिमिनेशन है। सेम काम के लिए आदमी को ज़्यादा पैसा दिया जाएगा और परंतु औरत को कम। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि औरत जो है वो ये काम करने के लिए इतनी सशक्त या इतनी काबिल नहीं है, और ये अवधारणा बिल्कुल गलत सामाजिक मानसिकता के तौर पर जो है वो बनी हुई है। आप देखिए अब 2021 में जाकर जो है वो महिला की संख्या कुछ बेहतर हुई है वुमेन पार्लियामेंट में, लेकिन अभी भी पुरुष सांसदों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। राजनीति में महिलाओं की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये पब्लिक स्फीयर है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, यहाँ पर महिलाओं को नहीं होना चाहिए, महिलाओं को सिर्फ घरों में होना चाहिए, घर के काम-काज करने चाहिए। परंतु ये कितनी गलत बात है, ये ऐतिहासिक तौर पर हमारी महिलाएँ नेता, जो हमारी महिला नेता हैं, वो हमें प्रूव कर चुकी है। जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज हमारे देश में कितनी ही महान महिला नेताएँ जो हैं, वो नेतिका जो हैं आज उपस्थित हैं। परंतु हम देखते हैं फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉक्सी वुमेन का जो फिनोमिना है वो है। प्रॉक्सी वुमेन यानी क्या? जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायती राज में 33%, तो चेहरा तो महिला का होता है सरपंच या और भी पंच या बड़े पदों पर, परंतु कार्य सारे जो है वो उनके पति, भाई या कोई उनका पुरुष रिश्तेदार ही करता है, क्योंकि अलाउ नहीं किया जाता महिलाओं को ये सब करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि पितृसत्ता है, सत्ता पावर में पुरुष ही रहने चाहिए। तो समय आ गया है कि हम इन संकीर्ण जो है अपनी सोच से बाहर निकले और अपनी राजनीति को जाति, धर्म एवं लिंग के चंगुलों से छुड़ाकर एक अच्छे और इगैलिटेरियन मोड़ पर लेकर जाएँ। इगैलिटेरियन का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे मुद्दों पर बात करें जो हमारी ज़िंदगी को आर्थिक, सामाजिक तौर पर इफ़ेक्ट करता हो। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म हमारा संविधान मानता ही नहीं है, हम सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते किसी के ऊपर। हमारा धर्म कहता है कि हम सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, यानी लिंग के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जेंडर के बेसिस पर नहीं कर सकते। तो फिर ये राजनीति को जो ये चीज़ें प्रभाव करती हैं, और जब राजनीति इन चीज़ों को भड़काती है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तो हमें ये चीज़ समझना है और इससे ऊपर उठना है। तो इस अध्याय में हमने समझा कि कैसे कितना ज़रूरी है ये जाति को समझना, राजनीति पर इसका प्रभाव समझना। अभी भी जो दलित हैं वो कितने उनमें साक्षरता का इश्यू है, जैसे ही महिलाओं में देखने को मिलता है, और अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ कितनी सांप्रदायिकता, कम्युनलिज़्म और फंडामेंटलिज़्म के चलते उनके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता है। तो हमने पाठ के दूसरे अध्याय में समझा कि जाति, धर्म और लिंग राजनीति को कैसे प्रभाव करते हैं, राजनीति वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इनका कैसे इस्तेमाल करती है, और भारत में इस सब का समावेश क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने पहले भाग में समझा कि कैसे हमने पहले भाग में समझा कि जो सामाजिक विभिन्नताएँ हैं, वो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन को उत्पत्ति नहीं देती, परंतु कुछ ऐसी सामाजिक विभिन्नताएँ हैं जिनके चलते सामाजिक एवं राजनीतिक विभाजन हो जाता है, और लोकतंत्र को इन सब के बीच सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। तो हमने युगोस्लाविया, नॉर्दर्न आयरलैंड, श्रीलंका काफ़ी देशों के उदाहरण दिए, और इस अध्याय में इतना ही। आप इसको समझिए, पढ़िए और कोशिश कीजिए कि हम एक अच्छे नागरिक बन पाएँ। धन्यवाद।